घर के कामों के बोझ से लदी सदी सरिता को कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी कठिनाई से मिला करती थी। आमदनी बढ़ाने के लिए शेखर भी ओवर टाइम करता, अपनी जरूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करता। सरिता भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित बजट पर गुजारा करती थी। सेवानिवृत्त होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। शेखर ने बचत के रुपयों से मनपसंद कॉफी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधे से सजे धजे लॉन में बैठने का उसका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा पारस की इंजीनियरिंग की शिक्षा, फिर उसका विवाह, सभी कुछ शेखर की नौकरी में रहते हुए ही हो चुका था। पारस अब नैनीताल में पोस्टेड है। बेटी प्रियंका पति व बच्चों के साथ चेन्नई में रह रही थी। दामाद फैक्ट्री का मालिक था। शेखर ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सरिता पूरे दिन टेलीविजन देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियां मिटवाने को फेशियल कराती। शेखर हंसते, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है, पहले से अधिक खूबसूरत लगने लगी हो। शेखर व सरिता सर्दी के मौसम में प्रियंका के घर चेन्नई चले जाते और गर्मी का मौसम जाकर पारस के घर नैनीताल में गुजारते। पुत्री दामाद बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हैं, जैसे वे लोग वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। शेखर सरिता अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर चेन्नई के दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली ला देती थी और धुले कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर सरिता व्यंग्य कसती कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होंगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। शेखर भी दामाद की प्रशंसा करते न उठाते, सोचते पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी भय पाते हैं। एक दिन प्रियंका का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में फैक्ट्री में सब जगह आयकर वालों का छापा पड़ गया है और वे हमारे जेवर तक निकाल कर ले गए। तभी शेखर सरिता के हाथ से फोन छीन कर बोले, ये सब कैसे हो गया बेटी? जेठ के कारण, सारी गलती उन्हीं की है। सारा हेर फेर वे करते हैं और उनकी गलती का नतीजा हमें भोगना पड़ा है। प्रियंका रो पड़ी। शेखर बेटी को सांत्वना देते रह गए और कौन बैठ गए। वे थम से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है और सरिता का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की भांति अपने सिर के बाल नोचने लगी। शेखर ने अपने आप को संभाला, सरिता को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि अवरोध तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुंची। संकोच छोड़कर प्रियंका अपनी परेशानी बयान करने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं, इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए।
हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा, पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद न मिली तो मैं बहुत बेरोजगार हो जाऊंगा। बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शेखर व सरिता अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला ये लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्जी क्या है। ये लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। ये सोचकर शेखर ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद ने उनके पैरों पर गिरकर कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि वह इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। शेखर सरिता को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ, कहकर तो लौटाएगा अवश्य, कह रहा है तो लौटाएगा अवश्य। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी उसे बेटे के समान मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके दंपति राहत का अभ्यास कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं। बेटे फारस का फोन आया तो माँ ने उसे सभी कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों आकस्मिक रूप से दिल्ली आ धमके। उन्हें इस तरह से आया देखकर शेखर व सरिता हतप्रभ हो रह गए। बेटा, सब ठीक है ना? शेखर उनकी तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से पारस ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। ये भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर शेखर हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपए की सख्त जरूरत थी, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, ब्याज से ही चुका देंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने उनके साथ कानूनी लिखापढ़ी करा ली है? वे क्या पराये हैं जो कानूनी लिखापढ़ी कराई जाती है और सबूत रखे जाते हैं? पापा, आप भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान डिगा सकता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है। सरिता बोली, प्रियंका भी तो है, वह क्या दामाद को बेईमानी करने देगी? ये तो वक्त बताएगा माँ कि वे लोग बेईमान हैं या ईमानदार। पर पापा, आप ये मकान मेरे नाम कर दें। कहीं ऐसा न हो कि आप बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर मकान भी उनके नाम कर डालें। बेटे की बातें सुनकर शेखर व सरिता सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार बेटा बहू इस शर्त पर शांत हुए कि बेटी दामाद ने अगर रुपए वापस नहीं किए तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटा बहू की कई तरह की हिदायतें देकर नैनीताल चले गए, पर शेखर व सरिता के मन पर चिंताओं का बोझ आ पड़ा था। सोचते उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके क्या गलती की है? रुपए बेटी की सुख से अधिक कीमती थोड़े ही थे। हफ्ते में 2 बार बेटी दामाद का फोन आता तो दोनों पति पत्नी भाव विभन्न हो उठते। दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर अपना है। बेटा कपूत बनता जा रहा है, बहू के कहने में चलता है। बहू ने ही पारस को उनके खिलाफ पड़ गया होगा। अब शेखर व सरिता उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दामाद उनका रुपया लौटाने आएगा और वे सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर
मारकर कहेंगे कि इसी रुपए के खातिर तुम लोग रिश्तों को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। कुछ माह बाद ही बेटी दामाद का फोन आना बंद हो गया तो शेखर सरिता चिंतित हो उठे। वे अपनी तरफ से फोन मिलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फोन पर प्रियंका व दामाद से बात नहीं हो पा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी शेखर व सरिता ने चेन्नई जाने की तैयारी कर ली और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन प्रियंका का फोन आया तो शेखर ने उसकी खैरियत पूछने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर प्रियंका ने सिर्फ यह कहकर फोन रख दिया कि वे लोग इस बार चेन्नई न आए क्योंकि नए मकान में अधिक जगह नहीं है। शेखर सरिता बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के व्यवसाय के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपए की बात करना चाहते थे, पर प्रियंका ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके शेखर ने बेटी से रुपए की बाबत पूछ ही लिया। प्रियंका जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा उठी। आप कैसे पिता हैं कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपए प्यारे हैं? अभी तो इनका काम शुरू ही हुआ है। अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? दामाद चिंघाड़ कर बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो क्या आप उससे भी वापस मांगते? आपके पास रुपयों की कमी है क्या? ये रुपया आपके पास बैंक में फालतू पड़ा था। मैं इस रुपये से ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। पुत्री दामाद की बातें सुनकर शेखर व सरिता सन्न कर रह गए और रुपए वापस मिलने की तमाम आशाएं निर्मूल साबित हुई। उल्टे वे उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ में मान सम्मान भी गया चला गया। पारस का फोन आया, पापा रुपए मिल गए? शेखर चकरा गए कि क्या उत्तर दे। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साफ क्यों नहीं कहते कि दामाद ने रुपए देने से इनकार कर दिया, वह बेईमान निकल गया। पारस दहाड़ा। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तू ठीक कह रहा है, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो। जैसे सैकड़ों सुझाव पारस ने फोन पर ही दे डाले थे। शेखर व सरिता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वे बेटी दामाद के खिलाफ ये सब कर सकते थे? चूंकि वे अपनी शर्त पर कायम नहीं रह सके, इसीलिए पारस मकान अपने नाम कराने दिल्ली आ धमका। पुत्री दामाद से तो संबंध टूट ही चुके थे, बहू बेटे से नहीं टूट जाए, ये सोचकर दोनों ने कोठी का मुख्तियारनामा व वसीयतनामा सारी कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागजात बेटे को थमा दिए। पारस संतुष्ट भाव से चला गया। बोझ उतर गया। शेखर ने सरिता की तरफ देखकर कहा, अब न तो मकान की रंगाई पुताई कराने की चिंता, न हाउस टैक्स जमा कराने। पारस पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। सरिता को न जाने कौन सा सदमा लग गया कि वह दिन पर दिन फूकती जा रही थी। उसकी हंसी होठों से छीन चुकी थी। वो प्यास सब मर गई। बेटी बेटा बहू दामाद की तस्वीरों को वह एक तक देखती रहती या फिर शून्य में घूरती रह जाती। शेखर दुखी होकर बोला, तुमने अपनी हालत मरीज जैसी बना ली, बालों पर मेहंदी लगाना भी बंद कर दिया, बूढ़ी लगने लगी हो। सरिता दुखी मन से कहती, हमारा कुछ भी नहीं रहा, अब बेटा बहू के आश्रित बन चुके हैं हम। मेरी पेंशन व मकान का किराया तो है, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेखर जैसे अपने आप को ही समझा रहे थे। जब किराएदार ने महीने का किराया नहीं दिया
तो शेखर ने खुद जाकर शिकायती लहजे में किराएदार से बात की और किराया न देने का कारण पूछा। किराएदार ने रसीद दिखाते हुए तीखे स्वर में उत्तर दिया कि वह पारस को सही वक्त पर किराए का मनी ऑर्डर भेज चुका है। पारस को क्यों? क्योंकि मकान का मालिक अब पारस है। किराएदार ने नया किरायानामा निकालकर शेखर को दिखा दिया, जिस पर पारस के हस्ताक्षर थे। शेखर सिर पकड़कर रह गए कि सिर्फ मामूली से पेंशन के सहारे अब वह अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। बेटे पर मुकदमा करो ना। सरिता पागलों की भांति चिल्ला उठी। सब बेईमान हैं, युक्तों के भूखे हैं। शेखर कहते, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है। हमारी मृत्यु के बाद तो उन्हें मिलना ही था, पहले मिल गया, इससे भला क्या फर्क पड़ गया। सरिता बोली, बेटी दामाद, बेटा बहू सभी हमारी दौलत के भूखे थे। दौलत के लालच में हमारे साथ प्यार सम्मान पर ढोंग करते रहे। दौलत मिल गई तो फोन पर बात करनी भी छोड़ दी। पति पत्नी दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया लगता, अपना खून पराया हो गया तो अपना क्या रह गया। एक दिन शेखर अलमारी में पड़ी पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सा की पुस्तकें तलाश कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाहों के सामने पुस्तकों के बीच में दवा बैग आ गया और उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर उन्होंने सालों पहले इंदिरा विकास पत्र व किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीद कर रखे हुए थे, जिसका पता न बेटा बेटी को था न सरिता को। यहाँ तक कि खुद उन्हें भी याद नहीं रहा था। मुसीबत में ये 90,000 रुपये की रकम उन्हें 90 लाख के बराबर लग रही थी। उनके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा, जैसे फिर से युवा खो उठे हो। हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने लॉन के कोने में टीन शेड डलवाकर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा ली। कुछ सामान पुराना भी खरीदना है और नौकर रख लिए। सरिता भी इसी काम में व्यस्त हो गई। शेखर बाहर के काम संभालता तो सरिता दफ्तर में बैठती। शेखर हंसकर कहते, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। संतान ने हमें बेरोजगार इंसान बना दिया। अब हम दोनों काम के आदमी बन गए हैं। सरिता मुस्कुराती, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए बचत पत्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। ये रकम ना मिलती तो हमें अपना बाकी का जीवन बेटी दामाद और बेटा बहू के ऊपर गुजारना पड़ता। अब सभी को बुला देना ही उचित रहेगा। हम उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि उनकी सहायता लिए बगैर भी हम जी सकते हैं और अपनी मेहनत की रोटी खा सकते हैं। हमें उनके सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरिता व शेखर के चेहरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे, जैसे उनका खोया सुकून फिर से वापस लौट आया। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।